बंद अंधेरे कमरे में आंखें मूंदे लेटी हुई मैं हालात से भागने की असफल कोशिश कर रही थी। शाम के प्रोग्राम में तो जाने से बिल्कुल ही मना कर दिया। नहीं, अभी मैं शरीर से मन से उतनी ठीक नहीं हुई हूँ कि वहाँ जा पाऊँ। तुम लोग जाओ। यश के सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही है और हमेशा रहेगा। सचमुच मेरा आशीर्वाद तो था ही उसके साथ, वरना सोचकर ही मेरा सर्वांग सिहर उठा। शाम हो गई थी। नर्स ने आकर कहा, माँ जी, साहब को जो पुरस्कार मिलेगा ना, उसे टीवी पर दिखलाया जा रहा है। मैडम ने कहा है कि आपके कमरे का टीवी चालू कर दूं, और बिना जवाब के इंतज़ार किए वह टीवी चालू करके चली गई। शहर के लोकल टीवी चैनल पर यश के पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण हो रहा था। स्टेज पर यश शहर के जाने पहचाने लोगों के बीच हंसता खिलखिलाता बैठा था। सुंदर तो वो था ही, पूरी तरह यूनिफॉर्म में लैस उसका व्यक्तित्व पद की गरिमा और कर्तव्यपरायणता के तेज से चमक रहा था। स्टेज के पीछे एक बड़े से पोस्टर पर यश के साथ साथ मेरी भी तस्वीर लगी थी। स्टेज के नीचे पहली लाइन में राजीव जी, बहू, बच्चे सब खुशी से चहक रहे थे। लेकिन चाहकर भी मैं वर्तमान के इस सुखद वातावरण का आनंद नहीं ले पा रही थी। मेरी चेतना ने जबरन खींचकर मुझे 37 साल पीछे मायके के आंगन में पटक दिया। चारों तरफ गहमा गहमी सजता हुआ मंडप, गीत गाती औरतें पीली धोती में इधर उधर भागते बाबूजी, चिल्लाते चिल्लाते बैठे गले से भाभी को हिदायतें देती अम्मा, और कमरे में सहेलियों के गूंजते ठहाके के बीच मुस्कुराती, अपने आप पर इठलाती सजी सवरी मैं। सबसे आखिरी बेटी की शादी थी घर की। फिर अमर जी तो मेरी सुंदरता पर रिझ अपने भैया भाभी के खिलाफ जाकर बिना दान दहेज के ये विवाह कर रहे थे। इसी कारण बाबूजी लेन देन में, स्वागत सत्कार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। विवाह के बाद 3-4 दिन ससुराल में रहकर मैं अमर जी के साथ ही बिलासपुर आ गई। जल्दी ही घर में नए मेहमान के आने की खबर मायके पहुंच गई। रीना भाभी छेड़ती हुई बोली, ननद जी, कुछ दिन तो मौज मस्ती करती, कितनी जल्दी है दामाद जी को। सचमुच अमर जी को जल्दी ही थी। हमेशा की तरह उस दिन भी सुबह सैर करने निकले। बरसात का मौसम था। बिजली का एक नंगा तार खुला गिरा था सड़क पर। पैर पड़ा और पल भर में सब कुछ खत्म। अम्मा बाबूजी जिस बेटी को विदा करके ऋण मुक्त हुए थे, उसी बेटी का भार एक अजन्मे बच्चे के साथ फिर उन्हीं के सिर पर आ पड़ा। ससुराल में सास ससुर तो थे नहीं, जेठ जेठानी वैसे भी इस शादी के विरुद्ध थे। क्रियाक्रम के बाद एक तरह से जबरदस्ती ही मैं वहाँ रहने को मजबूर थी। सुंदरता नहीं, काल है, यह एक को खा गई, पता नहीं अब किस पर कहर बरसाएगी। हर दिन उनकी बातों के तीक्ष्ण बाण मेरे छत विछत हृदय को और भी भेदते रहते। मन तो टूट ही चुका था, शरीर भी एक जीव का भार वहन करने से चूक गया। 7वें महीने ही 1 किलो के अनुज का जन्म हुआ। जेठ जी साफ मुकर गए। 7वें महीने में ही बेटा जना है। पता नहीं अमर का है भी या नहीं। एक भाई था, वह गया। अब और किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। सब ये समझ रहे थे कि हिस्सा ना देने का यह एक बहाना है। कोर्ट कचहरी करने का तो ना किसी को साहस था, ना ही कोई मुझे अपने कुम्हलाए से सतमासे बच्चे के साथ वहाँ नफरत के माहौल में भेजना चाहता था। 1 साल तो अनुज को स्वस्थ करने में ही लग गया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई की डिग्रियों को खोज कर निकाला। पहले प्राइमरी, बाद में मिडिल स्कूल में पढ़ाने लगी। मायका आर्थिक रूप से इतना ठीक नहीं था कि हम 2 जान बेहिचक आश्रय पा सके। महीने की पूरी कमाई बाबूजी को सौंप देती। वे भी जानबूझकर पैसा भाइयों के सामने लेते, ताकि बेटे यह ना समझे कि बेटी भार बन गई है। अपने जेब खर्च के लिए घर पर ही ट्यूशन पढ़ाती।
अम्मा की सेवा का असर था कि अनुज अब डोल डोल कर चलने लगा था। इसी बीच मेरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे जिनके बड़े भाई प्यार में धोखा खाकर आजीवन कुंवारे रहने का निश्चय कर जीवन व्यतीत कर रहे थे। जबलपुर में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे। उन्हें सहयोगी ने मेरी कहानी सुनाई। वे इस कहानी से द्रवित हुए या मेरी खूबसूरती पर मोहित हुए, पता नहीं, लेकिन आजीवन कुंवारे रहने की उनकी तपस्या टूट गई। वे विवाह करने को तैयार थे, लेकिन अनुज को अपनाना नहीं चाहते थे। मैं शादी के लिए ही तैयार नहीं थी। अनुज को छोड़ना तो बहुत दूर की बात थी। अम्मा बाबूजी थक गए थे। वे असमंजस में थे। उन्हें मेरे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। वे लोग मेरा भविष्य सुनिश्चित करना चाहते थे। भाइयों के भरोसे बेटी को नहीं रखना चाहते थे। बहुत सोच समझकर उन्होंने मेरे विवाह का फैसला लिया। अनुज को उन्होंने कानूनन अपना तीसरा बेटा बनाने का आश्वासन दिया। राजीव जी ने भी मिलने मिलाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। इस प्रकार मेरे काफ़ी प्रतिरोध, रोने चिल्लाने के बावजूद मेरा विवाह राजीव जी के साथ हो गया। मैंने अपने सारे जेवर, अमर जी की मृत्यु के बाद मिले रुपए अनुज के नाम पर कर अपनी ममता का मोल लगाना चाहा। एक आशा थी कि बेटा अम्मा बाबूजी के पास है, जब चाहूँगी मिलती रहूँगी। लेकिन जो चाहो वो होता कहाँ है। शुरुआत में तो आती जाती रही, 8-10 दिन में ही। चाहती अनुज को 8 जन्मों का प्यार दे डालूं। उसे गोद में लेकर दुलारती, रोती बिलखती, खिलौनों से उपहारों से उसको लाद देती। वह मासूम भी इस प्यार दुलार से अभिभूत, रिश्तों के दांव पे से अनजान खुश होता। सुजीत भैया के बच्चों के साथ साथ मुझे बुआ पुकारता। धीरे धीरे मायके आना जाना कम होता गया। यश के होने के बाद तो राजीव जी कुछ ज़्यादा ही कठोर हो गए। सख्त हिदायत थी कि अनुज के बारे में कभी भी उसे कुछ नहीं बतलाया जाए। मायके में भी मेरे साथ यश को कभी नहीं छोड़ते। मेरा मायके जाना भी लगभग बंद हो गया था। शायद वो अपने बेटे को मेरा खंडित वात्सल्य नहीं देना चाहते थे। फ़ोन का ज़माना नहीं था। महीने 2 महीने में पत्र आता। अम्मा बीमार रहने लगी थी। सुजीत भैया दूसरे शहर में बस गए। छोटे भाई आनंद का भी विवाह हो गया और जैसी आशा थी उसकी पत्नी माया को बड़े बूढ़े और एक बच्चे का बोझ तकलीफ देने लगा। अंत में अनुज को 12 साल की उम्र में ही धनबाद के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। फासले बढ़ते जा रहे थे और रिश्ते खत्म होते जा रहे थे। एक एक करके अम्मा बाबूजी दोनों का निधन हो गया। अम्मा के श्राद्ध में अनुज आया था। लंबा दुबला पतला, अमर जी की प्रतिमूर्ति। दिल चाहता खींचकर उसे सीने से लगा लूं, खूब प्यार करूं। लेकिन अब उसे रिश्तों का ताना बाना समझ में आ चुका था। वो गुमसुम, उदास और अलग थलग रहता। बाबूजी के निधन के बाद उसके प्यार दुलार स्नेह का एकमात्र स्रोत नानी ही थी। वह स्रोत भी अब सूख चुका था। अब उसे मेरी ज़रूरत थी। मैं भी अनुज के साथ कुछ दिन रहना चाहती थी। अपने प्यार, स्नेह, अपनी ममता से उसके जख्म को सहलाना चाहती थी। लेकिन राजीव जी के गुस्सैल स्वभाव व जिद के आगे मैं फिर हार गई। यश को पड़ोस में छोड़कर आई थी। उसके एग्ज़ाम चल रही थी। जाना भी ज़रूरी था, लेकिन वापस लौटकर एक दर्द की टीस संग लाई थी। इस दर्द का साझेदार भी किसी को बना नहीं पाती। जब यश को दुलारती तो अनुज का चेहरा दिखता। यश को हंसता देखती तो अनुज का उदास सूखा सा चेहरा आंखों पर आंसुओं की परत बिछा जाता। उसके बाद अनुज का आना बहुत कम हो गया। छुट्टियों में भी वह घर नहीं आता। महीने 2 महीने में आनंद, मेरा छोटा भाई, ही उससे मुलाकात कराता। वो कहता, दीदी, मुझे उसकी बातों में एक अजीब सा आक्रोश नज़र आता है। कभी सरकार के खिलाफ, कभी परिवार के खिलाफ और कभी समाज के खिलाफ। इस महीने जब उससे मिलने गया था तो वह कह रहा था, मामा जी, जिस समाज को आप सभ्य कहते हैं ना, वह एक निहायत ही सड़ी गली कोई व्यवस्था है। यहाँ हर इंसान दुगला है। बाहर से अच्छाई का आवरण ओढ़कर अंदर ही अंदर किसी का हक, किसी की जायदाद, किसी की इज्जत हथियाने में लगा रहता है। मैं इन सबको बेनकाब कर दूंगा। ये आदिवासी लोग भोले भाले हैं। यही भारत के मूल निवासी हैं और यही सबसे ज़्यादा उपेक्षित हैं। मैं उन्हें जागृत कर रहा हूँ अपने हक के प्रति। अगर मिलता नहीं है तो छीन लो। ये समाज कुछ देने वाला नहीं है। प्रगति के उत्थान के नाम पर भी इनका दोहन ही हो रहा है। इनके साथ साथ जंगल, जो इनका आश्रयदाता है, जिस पर ये लोग आर्थिक रूप से भी निर्भर हैं, उसका व उसमें पाई जाने वाली औषधियों, वनोपात, सबका दोहन हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो ये जनजाति ही खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अचानक एक दिन खबर आई कि अनुज लापता है। आनंद ने उसे ढूंढने में जी जान लगा दिया।
मैं भी 1 सप्ताह तक धनबाद में उसके कमरे में डटी रही। उसके कपड़े, किताबें सहेजती, उसके अंतस की थाह तलाशती रही। दोस्तों ने बतलाया कि उसके लिए घर से जो भी पैसा आता, उसे वह गांव वालों में बांट देता। उन्हें पढ़ाता, उनका इलाज करवाता, उनके बच्चों के लिए पुस्तकें, कपड़े, दवा, खिलौने लेकर जाता, उनके साथ गिल्ली डंडा, हॉकी खेलता। अपने परिवार से मिली उपेक्षा, माता पिता के प्यार की प्यास नहीं उसे उन आदिवासियों की तरफ आकर्षित किया। उन भोले भाले लोगों का निश्चल प्रेम उसके अंदर अपनों के प्रति धधक रहे आक्रोश को शांत करता, और इसी कारण उन लोगों के प्रति एक कर्तव्य भावना जागृत हुई, जो धीरे धीरे नक्सलवाद की तरफ बढ़ती चली गई। अनुज का कुछ पता नहीं चला। वहां से लौटने पर पहली बार राजीव जी से जमकर लड़ी थी। आपके कारण मेरा बेटा चला गया, आपको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी। क्या मैं सौतेली माँ थी कि आपको लगा अपने दोनों बेटों में भेदभाव करती? रही बात उसके खर्च की, तो उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं थी। उसे केवल प्यार की प्यास थी, ममता की छांव चाहिए थी, वह भी मैं नहीं दे पाई। मेरा आंचल इतना छोटा नहीं था जिसमें केवल एक ही बेटे का सिर समा सकता था। एक माँ का आंचल तो इतना विशाल होता है कि एक या दो, क्या धरती का हर बेटा आश्रय ले सकता है। आपको आपके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। पता नहीं मेरे अंदर उस समय कौन सा शैतान घुस गया था कि मैं अपने बेटे के लिए अपने ही पति को श्राप दिए जा रही थी। राजीव जी को भी अपनी गलती का पछतावा था। शायद इसी कारण वे मेरी बातें चुपचाप सह गए। दिन, महीने, साल बीत गए। अनुज का कुछ पता नहीं चला। इधर यश अपनी बुद्धि और पिता के कुशल मार्गदर्शन में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता हुआ आईपीएस ऑफिसर बन गया। विवाह हुआ, 2 प्यारे बच्चे हुए। अभी उसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के इलाके में हुई थी। मैं और राजीव जी दोनों ने विरोध किया, ले देकर कहीं दूसरी जगह तबादला करवा लो, लेकिन उसने भी उस चैलेंज को स्वीकार किया। माँ, बड़े शहर के लोगों का दिल छोटा होता है, न शुद्ध हवा, न पानी, न खाना। यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी माहौल में तो बड़ा हुआ हूँ, मुझे क्यों परेशानी होगी? सचमुच 1 साल के भीतर उसकी प्रसिद्धि फैल गई। आत्मसमर्पण किए नक्सलियों के लिए अपनालय का शुभारंभ किया, जिसमें मेडिटेशन सेंटर, गौशाला, फलों का बगीचा सब कुछ था। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। प्रदेश में हजारों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, पकड़े भी गए। यश का यही सुप्रयास उसकी जान का दुश्मन बन गया। उस दिन सुबह 5 बजे ही घर के हर फोन की घंटियां घनघनाने लगी। फोन उठाते ही राजीव जी चौंक उठे और उन्हें चौंका देख मैं घबरा गई। क्या, कब, कैसे? जंगल में वो क्या करने गया था? हर प्रश्न हृदय पर हथौड़े सा प्रहार कर रहा था। क्या हुआ था उसके साथ? मेरी आवाज़ लड़खड़ा गई। तुम्हारी आह लग गई। यश का अपहरण हो गया। वे फूट फूट कर रो रहे थे। सालों पहले कई बात उनके मन में धंस गई थी। शायद अपनी करनी से वे भयाकांत भी थे। दाढ़ी भरे उस दुबले पतले चेहरे में भी चमकती उन 2 आंखों को पहचानने में मेरी आंखें धोखा नहीं खा पाई। मैंने आनंद को फ़ोन लगाया। उसने मेरे शक को यकीन में बदला। रही सही कसर उसके नाम से पूरी हुई, अनुज भैया। मैं यश के मुंह से कई बार यह नाम सुन चुकी थी। बहुत खतरनाक खूंखार इंसान है। इसको किसी तरह पकड़ लिया तो समझो नक्सलियों का खेल खत्म। उसने ही बारूदी सुरंग बिछाकर पेट्रोलिंग पर गए यश को बंदी बनाया। 2 कांस्टेबल, एक ड्राइवर शहीद हुए थे। आनंद आ गया था। नक्सलियों से 2 बार बातचीत असफल रही थी। मुख्यमंत्री की अपील का भी कोई असर नहीं हुआ था। आनंद के साथ मिलकर बहुत हिम्मत करके मैंने ये फैसला लिया। मैंने कलेक्टर साहब से बात की, मुझे बातचीत के लिए भेजा जाए। पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आप, वह भी इस उम्र में, एक खुखार नक्सली से मिलने जंगल जाएंगी? पता भी है कितनी जाने ले चुका है। वार्तालाप में, व्यवहार में जरा सी भी चूक से जाने जा सकती है। मैं फफक कर रो पड़ी। ममता की कोई उम्र नहीं होती सर, भले ही वह खूंखार हो, है तो किसी का बेटा ही एक माँ के आगे जरूर झुकेगा। मैंने राजीव जी को भी जाने से सख्ती से मना कर दिया। आनंद मेरे साथ था। घने सरई, सागवान, पलाश के पेड़ों, बरगद की विशाल लटों से उलझते हुए हमें एक खुली जगह ले जाया गया। आंखें बंधी थी। अंदाज से समझ में आया कि गंतव्य आ गया है। फुसफुसाहट हो रही थी। रास्ते में 3-4 जगह हमारी जांच की गई। यहाँ फिर जांच हुई और पट्टी खोल दी गई। साफ सुथरी जगह में एक झोपड़ी नुमा घर था। उसी के सामने खाट पर अनुज बैठा था। मामा को देखते ही परिचय की कौन सी चमकी, जो मुझे देखते ही विलुप्त हो गई।
कितनी नफरत, कितनी घृणा, कितना आक्रोश था उन नज़रों में। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने साथियों को आंखों से जाने का इशारा किया। अब सिर्फ हम 3 लोग ही थे। वह हमारी तरफ देखते हुए बोला, ओ तो पुलिस वाला आपका बेटा है? कहिए क्यों आई हैं? रिश्ते का कौन सा जख्म बचा है जिसे और खरोचने आई हैं? आप क्या सोचती हैं मैं उसे छोड़ दूंगा? कभी नहीं। अब तो और नहीं। मुझे जन्म देकर आपने जो पाप किया है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। आनंद कुछ कहने को आतुर हुआ, उसके पहले ही मैं उसके पैरों पर गिर पड़ी। मुझे सजा दो, गोलियों से भून दो, आजीवन बेड़ियों से जकड़कर अपने पास रखो, लेकिन उसे छोड़ दो। उसे मेरी गलती की सजा मत दो। मैं पापिन हूँ। तुमको अधिकार है, तुम अपने सारे कष्टों का, दुखों का बदला मुझसे ले लो। मैं विवश थी। तुमने एक गाय देखी है रस्सी में बंधी, जिसे उसका मालिक दूसरों के हाथों में थमा देता है? वो चुपचाप चल देती है दूसरे खूंटे से बंधने। नहीं, गाय से मत कीजिए तुलना। वह चिल्लाया, गाय तो अपने बच्चे के लिए खूंटा उखाड़ कर भाग जाती है। आप तो वह भी नहीं कर पाई। एक मासूम बच्चे को तिल तिल कर जलते देखती रही। आपने एक पाप किया मुझे जन्म देकर। ये जिंदगी ही मेरे लिए नरक बन गई। जिस जिंदगी को आप संवार नहीं सकती थी, उसमें जान फूंकने का आपको कोई अधिकार नहीं था। उसका एक एक शब्द नफरत और तिरस्कार में लिपटा था। मैं गिड़गिड़ाने लगी। मैं कमजोर थी, सचमुच गाय से भी कमजोर। अनुज, मेरे बेटे में माफी के भी काबिल नहीं। मैं मरना चाहती हूँ, वह भी तुम्हारे हाथों। तभी मुझे शांति मिलेगी बेटा। मुझे बंधक बना लो, लेकिन उसे छोड़ दो। वो तुम्हारा भाई है। खबरदार, भाई मत कहना। अगर यह वास्ता दोगी तो अभी जाकर उसे गोलियों से भून दूंगा। वह चिल्लाया। पहली बार उसके मुंह से मेरे लिए अनादर सूचक संबोधन निकले थे। वो तुम्हारा बेटा है, बस इतना ही जानता हूँ। जानते हैं मामा, वह आनंद की तरफ मुड़कर कह रहा था। नाना जी ने पता नहीं क्या सोचकर 16वीं जन्मदिन पर दिनकर की रश्मि रथी मुझे उपहार में दी थी। अक्सर जब मैं उदास होता उसे खोलकर बैठ जाता। ना जाने कितनी रातों की उदासी को मैंने अपने आंसुओं से धोआ है उसे पढ़ते हुए। कुंती कर्ण संवाद तो मुझे कंठस्थ थे। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी? लेकिन मामा, मैं कर्ण नहीं हूँ। मैं कर्ण नहीं बनूंगा। लोगों की नज़रों में एक क्रूर हत्यारा अनुज भैया अभी निर्विरोध मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रो रहा था। रात बीतने को थी। अचानक वह उठा, झोपड़ी के अंदर गया और कोई चीज आनंद को थमाई। फिर थोड़ी देर उसे कुछ समझाता रहा। आनंद पीछे की तरफ पहाड़ी की ओर चला गया। मैंने फैसला ले लिया था कि अब अनुज को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे किसी की चिंता नहीं थी, किसी का डर नहीं था। लेकिन अनुज ने मेरी बात सुनकर फिर उसी घृणित भाव से कहा, अब बहुत देर हो गई। यहाँ किसके साथ, किसके भरोसे रहेंगी? शेर, चीता और भालू के भरोसे? क्या आप जानती हैं, एसपी को छोड़ने के बाद मेरे साथी मुझे जिंदा छोड़ेंगे? कभी नहीं। उनके हाथों मरने से तो अच्छा है खुद ही। बात अचानक बीच में ही छोड़कर उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और एक जगह लाकर छोड़ दिया। फिर बोला, भागिए। मैं असमंजस में थी। आगे यश और आनंद दौड़ रहे थे, मैं भी उनके पीछे हांफते हुए दौड़ने लगी। आनंद ने रुककर मुझे अपने आगे कर लिया। तभी पीछे से 2-3 राउंड गोली चलने की आवाज आई। आनंद चिल्लाया, यश गोली चलाओ, वे लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। यश के पास बंदूक कहाँ होगी? मैं सोच ही रही थी कि सचमुच यश पीछे मुड़कर गोलियां दागने लगा। घबराकर मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली, मैं हॉस्पिटल में थी। तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर मैं वर्तमान में लौटी। शहर के मुख्यमंत्री जी यश को मेडल पहना रहे थे। यश की इस बड़ी उपलब्धि का सारा खोखलापन नजर आ रहा था। अंदर ही अंदर वह खोखलापन मुझे ही खोखला करता जा रहा था। अनुज का आनंद को कुछ देकर समझाना, यश के पास बंदूक का होना, आनंद का यश को गोली चलाने के लिए उकसाना। अचानक मेरे सामने से सारे रहस्य पर से पर्दा उठ गया। मैं स्तब्ध थी। प्रायश्चित का गहरा बवंडर घुमट रहा था जो मुझे निगलता जा रहा था। मेरा दम घुटने लगा। सामने टेलीविजन पर अनुज की फोटो दिखाई दी। नीचे लिखा था, आतंक का अंत। फिर मेरी बड़ी सी सुंदर तस्वीर दिखाई जाने लगी और शीर्षक था, ममता की विजय। मेरे पुत्र प्रेम और हिम्मत के कसीदे पढ़े जा रहे थे। लेकिन मुझे मेरा चेहरा धीरे धीरे विकृत फिर भयानक होता नजर आया। घबराकर मैंने पास रखे
पेपरवेट को उठाकर टेलीविजन पर जोर से फेंका और दूसरी ओर लुढ़क गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।